हेलो स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक लकड़ी की पेंसिल है। मैं कितना भी ट्राई करूं इस पेंसिल पे, लेकिन ये मुड़ती नहीं है। ये ज़रूर टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। लेकिन क्यों? तो फिज़िक्स ये कहता है इसका कि इसकी इलास्टिसिटी उतनी नहीं है जो इसको अलाउ करे कि ये पेंसिल मुड़ सके। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे बोलूं कि नहीं, मोड़ना ही है, मुझे मैजिक से बताओ कि कैसे इसे मोड़ सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं कि कैसे ये पेंसिल मुड़ सकती है। तो मेरे हाथ में है एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि आधा फिल्ड है वाटर से एंड आधा एयर से। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ इस पेंसिल को इसके अंदर डाल देना है। एंड होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखेगी। क्या ये पेंसिल सच में मुड़ी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये दिख रही है। तो इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा नियम काम कर रहा है? इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो या तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाती है या तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं या डेंसर टू रेयर आ रहे हैं। तो इसलिए ये लग रही है कि पेंसिल मुड़ चुकी है। तो कंग्रेचुलेशंस। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। लेंस दो टाइप के होते हैं जैसे कि सबको पता है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग है, ये मुझे कैसे पता? तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस लेज़र के हेल्प से और इस कन्वर्जिंग लेंस के हेल्प से। अगर ये लाइट रे कन्वर्ज करती है और इसके फोकस को कट कर निकलती है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। अगर ये डाइवर्ज कर जाएगी तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, लाइट जो है स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, लेकिन एक कन्वर्जिंग लेंस लाने पे लाइट जो है कन्वर्ज कर रही है, बेंड हो गई, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। और ये रिफ्रैक्शन से जो लाइट रे निकल रही है, रिफ्रैक्टेड रे, वो फोकस को कट करके निकल रही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि ये एक ग्लास प्रिज्म है। इसका काम क्या होता है कि ये वाइट लाइट को या फिर सनलाइट को स्कैटर कर देता है 7 कलर्स में। तो इसको भी हम लोग इसके हेल्प से देखेंगे। एक्चुअली इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कि जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए 90 डिग्री से, तो हम लोग वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। और इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो भी हम लोग इस लेज़र और इस प्रिज्म की हेल्प से देखेंगे। लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रही है और इसी रिफ्लेक्शन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब रिफ्लेक्टेड एंगल ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब हमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ऑप्टिकल केबल ऑप्टिक्स में, जो हमें फास्ट इंटरनेट मिलता है, प्रोवाइड होता है वो। नाउ ये एक ग्लास स्लैब है, जैसा कि देख सकते हैं। ये एक क्यूबॉइड है, ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है। 1.33 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का 1 होता है। तो लाइट बेंड करेगी यहाँ पे। अगर मैं इस पे मारूँ तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ बेंड करेगी और फिर वही इमर्ज कर जाएगी, जिसको इमर्जेंट रे कहते हैं। इसे भी देखेंगे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में। लाइट कुछ ज़्यादा है इसलिए लेज़र दिख नहीं रहा, तो चलिए लाइट बुझा देते हैं। यह है एक ग्लास स्लैब। अगर मैं लाइट रे इसमें डालता हूँ तो क्या होता है, 20% लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और 80% रिफ्रैक्ट कर जाती है। ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और लास्टली जो रे इमिट करती है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। यहाँ पर रे 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट देखे, अब इनके बारे में पढ़ना है, अब इनके बारे में जानना भी तो है कि इसको कैसे करना है और ये क्यों होता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का, रिफ्रैक्शन। सो हाय स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? एक्चुअली
रिफ्लेक्शन पहले समझना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रिफ्लेक्शन वाला, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप रिफ्लेक्शन देख लें एंड उसके बाद रिफ्रैक्शन में आएँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बट एंड फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है सेम मीडियम में तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ये फर्मेट प्रिंसिपल कहता है। लेकिन क्या हो अगर हम लोग मीडियम को चेंज कर दें? अगर मीडियम चेंज होता है, मतलब एयर टू वाटर या वाटर टू एयर या एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, अगर लाइट ट्रैवल करती है तो उस सिचुएशन में लाइट बेंड हो जाती है, लाइट झुक जाती है, या तो नॉर्मल के तरफ या तो नॉर्मल से दूर। तो किस सिचुएशन में नॉर्मल के तरफ और नॉर्मल से दूर जाएगी वो देखेंगे आगे। एंड रिफ्रैक्शन होता कहाँ पे है? रिफ्रैक्शन होता है बाउंड्रीज पे, बाउंड्रीज ऑफ टू मीडिया। इसका मतलब अगर ये एयर है और यहाँ पे एक ग्लास रखा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा जहाँ पे एयर और ग्लास मिल रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये इंसिडेंट रे एक आया, रिफ्रैक्ट किया, यहाँ पे ये ग्लास है, ये एयर है। तो जब भी रेयर टू डेंसर जाएगा नॉर्मल के तरफ शिफ्ट कर जाएगा इंसिडेंट रे। इसे जाना ऐसे चाहिए था, जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर गया। तो इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसी शिफ्टिंग को। आगे देखते हैं। बेंडिंग हैपेंस इन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ओके। इन जनरल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमने बात किया। तो नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस सुनो यहाँ ध्यान से। तो क्या है स्टूडेंट्स कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड वो एक नॉर्मल ड्रॉ करो, किसके नॉर्मल? उस सरफेस के नॉर्मल जिसके बीच रिफ्रैक्शन हो रहा है। नॉर्मल किसके बीच लेंगे? उस सरफेस के बीच जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल हम लोग दे दिए। अब ये अगर ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है तो होगा क्या कि लाइट जो है वो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगी, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मल परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एक्चुअली दो लॉज हैं। पहला तो सेम टू सेम है, एकदम रिफ्लेक्शन की तरह, कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक। लेकिन इसमें जो दूसरा लॉ है उसका नाम है स्नील्स लॉ। क्या कहता है स्नील्स लॉ? चलिए देखते हैं। There are two laws defined for the refraction of light. First law, the refracted ray, incident ray and the normal point incident all lies in the same plane, या same point. Second law is a Snell's law. Snell's law क्या बोलता है? The ratio, क्या ratio मतलब डिवाइड करना है, of sin of angle of the incident and the refraction is constant, which is termed as Snell's law, ठीक। ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है जिसे एन से डिनोट किया जाता है। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
टू मीडियम्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट उस मीडियम में कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। उसका डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इनेबल अस टू नो हाउ फास्ट लाइट ट्रैवल थ्रू द मटेरियल और द मीडियम। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, चूंकि रेशियो है, डिवाइड करते हैं सेम क्वांटिटी, ऊपर भी नीचे भी कट के, यूनिटलेस। एंड और क्या है, एंड इट इज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पहला तो इसे डिनोट किया जाता है n से, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये वैक्यूम में है c स्पीड ऑफ लाइट, एंड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना। तो सी हमें पता है एंड वी दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड हम लोग को बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और हमें एक वेलोसिटी निकालनी होगी, सी तो हमें पता रहेगा पहले से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Where c is the speed of light and the v is the speed of light in that medium, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट मीडिया, अगर दोनों ही मीडियम अलग हो, पहला वैक्यूम ना ले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, बस उस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी ही है ये भी। देखिए n/1, n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, यहाँ दे रखा है मीडियम्स, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब इसके पार्टिकल्स थोड़े सटे सटे हैं, एंड रेयर का मतलब इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। एयर में भी पार्टिकल हैं, लिक्विड में भी पार्टिकल हैं, एंड गैस सॉलिड में भी पार्टिकल हैं। सॉलिड के पार्टिकल थोड़े ज़्यादा एक जगह हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, एंड एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। ठीक, एंड वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का, आखिर रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है। तो रिफ्रैक्शन होता है इसलिए है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। कौन से मीडियम में ज़्यादा होगी और कौन से मीडियम में कम होगी? तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एंड डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग सोच सकते हैं कि अगर रोड खाली है और हम स्कूटी चला रहे हैं, ठीक, एक दो गाड़ियां चल रही हैं बस, तो हम एकदम आराम से स्कूटी लेकर चल जा सकते हैं एकदम स्पीड में और थोड़ा बहुत। एंड अगर ट्रैफिक हैवी है, डेंसर है वो इलाका, वो जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो थोड़ा डेंसर है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो थोड़ी दूर जाएंगे और ब्रेक मारेंगे, फिर थोड़ी दूर जाएंगे फिर ब्रेक मारेंगे। हालांकि ब्रेक मारने में मज़ा आता है, लेकिन अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आपको स्मूथ रोड चाहिए, खाली, रेयर मीडियम चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी ज़्यादा, स्पीड ऑफ स्कूटी आपकी ज़्यादा कहाँ होगी, रेयर में या डेंसर में? ऑफ कोर्स रेयर में, जिसमें रोड खाली था। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट रेयर में ज़्यादा होती है एंड स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में कम होती है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, इसीलिए अवे टू द नॉर्मल चली गई। ठीक, क्या लिखा है? इट इज़ नोन व्हेन द लाइट ट्रैवल्स इन डिफरेंट मीडिया द स्पीड वेरीज, स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। एंड लाइट पासेस थ्रू एयर देन इन ग्लास। हाँ, लाइट पासेस ईजली, ग्लास में
थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, इसीलिए उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, एंड एयर में ज़्यादा होता है हमेशा। तो रेयर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। देखो, द मीडियम विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, फॉर एग्जाम्पल एयर टू वाटर। एयर में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट एंड वाटर में कम हो जाती है। डेंसर मीडियम क्या होता है कि इसको ऑप्टिकली डेंसर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है? जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम होती है, किससे? रेयर मीडियम से। समझे? चलिए आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, 3 टाइप के रिफ्रैक्शन हो सकते हैं। कौन कौन? या तो रेयर टू डेंसर होगा पहला, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, या फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे, तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। एंड एक रिफ्रैक्शन होता है, एक स्पेशल केस है कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइट डालें तो परपेंडिकुलरली ही निकल जाती है। देखो, ऐसे लाइट रे आया एंड सिमिलरली ऐसे ही निकल गया, बिना किसी डेविएशन के, बिना कुछ के। ठीक है, एक्चुअली ये एक ग्लास स्लैब है, अगर मैं ठीक से बोलूँ तो ये एक ग्लास स्लैब है, उसमें रिफ्रैक्शन दिखाया जा रहा है। रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड किया यहाँ पे, क्योंकि ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रहा था, एंड ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। हाँ देखो, एकदम अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ठीक। एंड अगर परपेंडिकुलरली है तो ये परपेंडिकुलर ही निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के। ये 3 रिफ्रैक्शन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और भी बहुत सारा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट क्या चेंज होती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस, ठीक। अ रे लाइट बेंड ट्रैवल ऑप्टिकल मीडियम टू विथ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं एक, जहाँ लाइट ट्रैवल करे। तो फॉर अ स्पेसिफिक मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो ये तो सेकंड लॉ में ही पढ़े ना, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ये क्या है? सेकंड लॉ, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, ठीक। एंड ये कांस्टेंट का एक और नाम भी था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है इन डिफरेंट मीडिया। तो चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट एट दैट मीडियम एज फॉलोज। क्या है? साइन आई बाई साइन आर v1 बाई v2 बाई n2 बाई n1, और इसी को n12 बोलते हैं, ठीक। फिर आई एंड आर यहाँ सब लिखा है। आई क्या है, आर क्या है, ईटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन या अपेरेंट डेप्थ। देखो, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इसको इतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं। तो और वो सारा चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। तो इफ़ेक्ट क्या होता है रिफ्रैक्शन का, कि जब भी आप एक काम करना, एक बीकर लेना, जो ग्लास बीकर या फिर ग्लास का, कांच का ग्लास ले लेना जिसे पानी पीते हैं, एंड उसमें आधा ग्लास पानी फिल कर लेना, एंड देन यू पुट दी पेंसिल। तो क्या लगेगा कि पेंसिल टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल जैसे यहाँ दिख रहा है, ये लग रहा है ना, पेंसिल टेढ़ी हो गई है। ये क्यों होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि लाइट रे जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे इमेज बनता है, एंड लाइट रे बेंडिंग की वजह से वहाँ पे मीट नहीं कर पाती है जहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है।
इसलिए हमें दिखता है कि नहीं, हो सकता है ये थोड़ा सा घसका हुआ है, ठीक है। एंड चलो, यही बता रहा है कि द पेंसिल हैज़ टाइनी मैग्निफिकेशन इफेक्ट ड्यू टू द लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन विच मेक्स एन एंगल अपेयर लार्जर देन एक्चुअली इट इज मेक्स द पेंसिल अपेयर्स कॉक्ड, टेढ़ा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है रिफ्रैक्शन का? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मिराज इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड रेनबोज, जो विब योर कलर होता है वो कैसे दिखता है, ये सारे एप्लीकेशंस है रिफ्रैक्शन के। और स्विमिंग पूल क्या होता है कि अगर 6 फीट का है तो 4 का ही दिखता है, लगता है कि शैलो है, लेकिन जैसे ही उतरते हैं वैसे ही चुबुक अंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सबको याद रखना है। तो रिफ्रैक्शन हैज मेनी वाइड एप्लीकेशन। क्या क्या है? लेंस बनाने में, जो लेंस फेनोमेनन होता है कि कैसे रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट एक दूसरे को कट करते हैं एंड इमेज कहाँ बनता है वो। फिर स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे पहनते हैं हम, उसमें यूज़ होता है। फिर चूँकि बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं आई में, तो उनको करेक्ट करने के लिए स्पेक्टिकल्स पहना जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड मेनी मोर। कैमराज में रिफ्रैक्शन का यूज़ होता है। पीप होल बोलते हैं कि डोर में एक छोटा सा देखना कैमरे ऐसा कुछ लगा रहता है, लेकिन वो कैमरा होता नहीं है। वो क्या होता है एक्चुअली, अंदर से बाहर देखने के लिए, बाहर वाइड एरिया में कि कौन आया है, वो एक छेद होता है, उसको पीप होल बोलते हैं। तो इनसाइड अ मूवी प्रोजेक्टर या टेलीस्कोप, ठीक है। ये था एप्लीकेशंस उसका। इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे और पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे आराम से और याद करते करते। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो ग्लास था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो अभी उसके बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा और। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है ग्लास स्लैब में। क्या? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या होती है कि इंसिडेंट रे आई, ठीक, एक बार रिफ्रैक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, एंड दूसरी बार रिफ्रैक्शन इसके दूसरे साइड पे होगा, एंड ये वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगी। लेकिन ये जो एक शिफ्ट कर जाएगी इंसिडेंट रे से, जो इमर्जेंट रे है वो एक डी से शिफ्ट कर जाएगी, ठीक। 2 रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा शिफ्ट आता है। द रे लाइट विच इमर्ज फ्रॉम अनदर ऑपोजिट फेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, ये डी जिसको बोला जा रहा है, उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो क्या होता है स्फेरिकल लेंसेज? स्फेरिकल लेंसेज कहने का मतलब है स्फेयर, ऑफ कोर्स इट इज अ स्फेयर। एंड इसको अगर ऐसे काट दिया जाए तो इसको बोलेंगे, ये दोनों है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। चलिए देखते हैं आगे। एक्चुअली मैं आपको शेप बता रहा हूँ कि शेप ऐसा होता है, एंड लेंस कुछ नहीं है, बस एक ग्लास का पार्ट है, ठीक है, जो अपनी शेप की वजह से लाइट को वैसा कट करा सकता है, लाइट रेज को। स्फेरिकल lenses are derived from larger spheres, spherical lens and mirror also. Glass are higher refractive index, मतलब speed of light glass में थोड़ा कम होगा and speed of light air में ज़्यादा होगा। Light passing from air to lens refracted, हाँ refraction होगा उसमें। Convex lens are converging, light concave lens are diverging,
लाइट। लेंसेज हैव डाइवर्स एप्लीकेशन, बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं लेंसेज का, वो स्पेक्टिकल्स बनाने में एंड मैनी मोर, टेलीस्कोप में, मैक्रोस्कोप में। तो इसलिए हम लोग रिफ्रैक्शन, ये जो लेंसेज है सबका देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं दो टाइप के लेंसेज कौन कौन होते हैं, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो लेंसेज हमारे पास दो टाइप के अवेलेबल हैं, एक है कन्वर्जिंग लेंस और एक है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है, देखो ऐसा, कन्वर्जिंग लेंस ऐसा होता है। ठीक, एंड डाइवर्जिंग लेंस ऐसे, वो डमरू का एक आकार होता है ना, बस वैसा कुछ ही। ये क्या करता है, लाइट कन्वर्ज करता है एक जगह पे और ये डाइवर्ट करता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं एंड कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। तो लेंसेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का होता है, लेंसेज बहुत टाइप का होता है, जैसे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव। हमें बाई से मतलब है, मतलब दो, जिसके दो सरफेस हो, दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो। देखो, वी विल स्टडी बाई कन्वर्जिंग एंड बाई डाइवर्जिंग लेंस। इतने तरह का होता है लेंसेज, लेकिन हमारे मतलब का कौन है, एक ये और एक ये। बाई कन्वेक्स लेंस, देखो क्या मतलब है इसका, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, एक सरफेस और ये हमारा दूसरा स्फेयर और दूसरा सरफेस। ठीक, तो ये दो से मिलके बना ना, दो स्फेयर से मिलके बना, इसके पास दो सरफेस हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस एक ऐसे एक ऐसे, एक स्फेयर ऐसा होगा, एक स्फेयर ऐसा होगा, तो इसे कॉनकेव लेंस बोलेंगे। बढ़िया, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हाँ, कुछ पूछ सकता है, नेम पूछ सकता है कि प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स के बारे में, एंड दैट्स ऑल। डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेस। अब क्या है, हम लोग को ये देखना है कि ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, जिसके पास दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन इन बोथ द केसेस, इन बोथ द लेंसेस। ठीक, मतलब इसमें भी दो बार होगा और इसमें भी दो बार होगा। हम लोग समझने के लिए इसको इतना बड़ा दिखा रहे हैं, एक्चुअली में है बहुत पतला। इन रियलिटी में क्या एज्यूम किया जाता है, ये बहुत पतला है, इसके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एंड अब बारी आती है रूल्स पढ़ने की। इमेज बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है,
तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइंड है, उस रूल्स को पढ़ना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं वो रूल्स है क्या क्या। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड, अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म्स, हाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। क्या है कि एक पहले कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से कुछ भी बना लेते हैं। ये एक सर्कल है एंड ये दूसरा स्फेयर है, सॉरी स्फेयर है। तो इन दोनों का स्फेयर से जो ये शेप बन रहा है, ये बाई कॉन्वेक्स शेप, इसका सेंटर ही ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये स्फेयर है तो इसका कोई रेडियस होगा, रेडियस 1, ये रेडियस 2, ठीक। एंड रेडियस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस फोकस कहलाता है। ये फोकस 1, ये फोकस 2, ठीक। और कुछ बच गया। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? जब हम सेंटर, दोनों सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर के साथ मिला के एक लाइन ज्वाइन कर दें, जो लाइन दोनों तरफ चलता रहे, तो इसे हम ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक। प्रिंसिपल फोकस वही फोकस है, सेम थिंग। तो ये थे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस जो हमें याद होने चाहिए। ठीक वैसे ही डाइवर्जिंग का भी है, एकदम सेम केस। अगर डाइवर्जिंग का मैं बनाऊं तो यही एक ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर, एंड एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस, एक ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस एंड एक ऑप्टिकल सेंटर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रूल्स क्या क्या हैं कि रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कैसे, कहाँ जाएगी, एंड अगर फोकस को कट के आएगी तो किधर जाएगी। पहला रूल क्या बोलता है? व्हेन अ रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट कट फोकस। मतलब कितना भी पैरेलल रेज आ जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो हमेशा किसको कट करेगी? फोकस को कट करके निकल जाएगी, ठीक। फोकस को कट करके निकलेगी। और अगर कोई रे फोकस को कट करते हुए आ रही है, अगर फोकस को ही कट करते हुए आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। समझे? मतलब ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस को कट कर निकलेगी, लेकिन अगर फोकस को कट करके आ रही है तो पैरेलल निकल जाएगी। और तीसरा क्या है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से अगर पास करे तो बिना डाइवर्ट किए बाहर निकल जाएगी, कोई डाइवर्शन नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में इतना ही, यही तीनों रूल से हमारा काम एकदम चल जाएगा, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो अब बारी आती है इमेज बनाने की ऑब्जेक्ट से। चलो बनाते हैं इमेज। तो हम लोग एक काम करते हैं, वैसे ही यहाँ सब कुछ दिया है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं खुद से बनाने का। जब तक हम लोग खुद से हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, और मेरे साथ साथ बनाते रहें। तो चलिए बनाते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे रखेंगे फोकस 1 या एफ डैश या इन्फिनिटी या ट्वाइस ऑफ एफ डैश, एंड यहाँ पे फिर ट्वाइस ऑफ एफ। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ये है इमेज डिस्टेंस।
इन्फिनिटी एंड ये फोकस। तो इस टेबल को याद रखेंगे। ये टेबल हमने कॉनकेव मिरर के लिए भी पढ़ा था, ठीक। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बस इमेज बनाएंगे, इमेज में फोकस करेंगे एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज लिखेंगे। एक लेंस बनाते हैं, ठीक। एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस। पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ओके, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो चलो, और हमें पता है ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस एंड ये है C1 या फिर 2F, 2F डैश F डैश F 2F। तो पहले इन्फिनिटी पे मतलब रेस पैरेलल आ रही है। कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी पे रहती है तो रेस हमेशा पैरेलल आती है, ठीक है, गुड। तो ये फोकस को कट की जाएगी और ये भी फोकस को कट करके निकल जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट किया, फोकस पे। तो इमेज नेचर, यहाँ पे लिखेंगे नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या हुआ नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, पहला कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस। दूसरा कि हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। पॉइंट इमेज। और तीसरा ये रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अगर इमेज फॉर्मेशन आया तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड ये सब उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग फिर से बनाते हैं। धीरे धीरे अब इमेज को, ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे। फिर से वही, ये F डैश, ये 2F, ये F और ये 2F। अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी से थोड़ा पास लेके आओ, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, इन्फिनिटी और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, पहला तो ये हमेशा फोकस को कट करके निकलेगा एंड दूसरी बारी में क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वैसे ही निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा इमेज, ठीक। तो नीचे में पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं, पहला रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड, एंड तीसरा बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड हो गया, पहला इन्फिनिटी पे रख लिए, इसके बीच में रख लिए, अब 2F पे रखेंगे। अब 2F पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, पेन चेंज कर लेते हैं, 2F पे रखा हमने एंड 2F पे आया तो अच्छा ये छूट गया सर, ये पेन
पहले फोकस को कट करके निकलेगा एंड दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो बस वैसे ही, ऐसे। तो ये इमेज यहाँ पे बनेगा। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, ये ओहो, वेट, एक पैरेलल आई, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक। एक रे पैरेलल आई एंड वो फोकस को कट करके, वो फोकस को कट करके निकल गई। तो ये हमारा इमेज बना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब बताओ ये कैसा है? ये उल्टा है ना, तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा कहाँ पे बन रहा है? एट 2f पे ही बनेगा। तीसरा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या हो गया? इन्फिनिटी पे रख लिए, इन्फिनिटी और 2f के बीच रख लिए। अब इन्फिनिटी 2f और 2f पे भी रख लिए। अब 2f और फोकस के बीच रखेंगे। किसे? ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चलो इरेज करते हैं। ये सब आपको लिखना है कॉपी में। अगर नहीं लिखोगे नहीं समझ आएगा, एकदम कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, इसलिए लिखना है। पेन, ठीक। अब कहाँ रखना है? फोकस और इसके बीच में। एक रे आएगी जो फोकस को कट करके निकलेगी और दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट किए पास कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो इमेज क्या हो गया? पहला तो रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा कहाँ पे बना है? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, एंड तीसरा लार्ज, इन लार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। एंड अब इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब फोकस पे ही रखेंगे। इन्फिनिटी पे रख लिए, इन्फिनिटी 2f के बीच में रख लिए, 2f पे रख लिए, 2f फोकस के बीच रख लिए, एंड अब फोकस पे रखेंगे। ठीक। अब फोकस पर ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो पैरेलल रे आई तो फोकस को कट करके निकलेगी, एंड दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऑप्टिकली ऐसे। तो लग रहा है कि ये आगे जाके कहीं, मतलब दूर में कहीं जाके ऐसे से ये जाएगी एंड दूर में जाके कहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। एंड ऑब्जेक्ट अगर इसे ऐसे बढ़ा दें तो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाईली इनलार्ज। तो नेचर एंड पोजीशन, नेचर क्या है? रियल है एंड इन्वर्टेड, ठीक। दूसरा क्या है? हाईली इनलार्ज बनेगा, एंड कहाँ पे बनेगा? एट इंफिनिटी। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलो देखते हैं अब कि अगर फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर
दोनों के बीच रख दें तो इमेज किधर बनेगा। ये भी एक केस है और ये केस पूछा जाता है, सारे केस पूछे जाते हैं लेकिन वो केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अलग है थोड़ा। तो यहाँ पे इमेज रख के देखते हैं, ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं इमेज कहाँ पे बन रहा है। एक पैरेलल रे आई जो फोकस को कट करके निकली एंड दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहीं मिलेगा, कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा देखो, ये ऐसे पीछे आएगा ये रे एंड ये रे ऐसे आएगा एंड यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। लेकिन ये कौन सा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्या है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड तीसरा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। हमने सारा केसेस पढ़ लिया इसमें, सारा 6 का 6 केसेस पढ़ लिया। पहले इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी इसके बीच रखा 2, 2f पे रखा 2f और फोकस के बीच रखा 4, एक फोकस पे रख दिया 5 और एक फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जिसमें वर्चुअल इमेज आया, पहला वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये एक ही केस में वर्चुअल इमेज देता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाए ऑब्जेक्ट को, नहीं तो बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए देख लेते हैं अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या लिखा है। केस 1, देखिए पहले क्या था, इन्फिनिटी पे रखा हमने तो फोकस पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस पे बन रहा है। सेकंड केस में क्या है, ये फोकस पे बन रहा है, रियली इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बोल सकते हो। फिर सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि अगर हमने इन्फिनिटी और 2f के बीच रख दिया तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2f और फोकस के बीच। और ये कैसा इमेज है, एट द फोकस नहीं, रियली इन्वर्टेड बनेगा, बिटवीन 2f एंड f बनेगा। एक मिनट ले लेते हैं रेड कलर ताकि दिखे, बिटवीन f एंड 2f बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक, आगे क्या है, आगे हमने 2f पर ही रख दिया तो देखो सेम साइज का इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, एट 2f बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस यही था। चौथा केस क्या था कि 2f एंड फोकस के बीच रखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f के बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, या इनलार्ज भी बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर जब हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, एट द इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज, बहुत काफ़ी बड़ा। और फिर लास्ट केस जब हमने फोकस और सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो देखो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है।
तो ये सब केसेस याद रखेंगे एंड जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे आपको भी बनाना पड़ेगा, समझे। एंड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। तो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज क्या कहता है कि ये देखो, ये है क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस। तो जितनी भी चीज़ें इसके ऊपर हैं सब पॉजिटिव, जितनी भी चीज़ें नीचे हैं नेगेटिव, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर के इधर नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर के इधर पॉजिटिव। देखो क्या लिखा है, सारा डिस्टेंस मेजर होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से मेजर होगा सारा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। एंड ये देखो क्या लिखा है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट ऑफ लाइट। हाँ, जिधर से लाइट आ रही है उधर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एंड जिधर अगर हम लोग जैसे इंसिडेंट रे इधर आ रही है, मतलब क्या हुआ है इसका, एंड हम जा रहे हैं इधर मेजर करते करते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस, तो उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन एज नेगेटिव। हाँ ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, परपेंडिकुलर ये पॉजिटिव लेते हैं एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। अब आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है क्या? लेंस फार्मूला हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इसका प्रूफिंग नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो ला सकते हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो क्या है फार्मूला, ये क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, द डिस्टेंस ऑफ इमेज v एंड फोकल लेंथ f आर गिवन बाय द फार्मूला which is known as lens formula. Lens formula क्या है, 1/v minus 1/u equals 1/f, where v is the distance of image from the lens. Lens या optical center बोलो इसको, optical center of lens. u is the distance of object from the lens, optical center and focal length. अब एक न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होता है। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स में। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके आधे ही नंबर आएंगे। आधे नंबर तो न्यूमेरिकल देता है, और न्यूमेरिकल में आपका पकड़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है अ कॉन्वेक्स लेंस। एंड हमेशा याद रखेंगे कि जब भी न्यूमेरिकल बनाए तो साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखेंगे। साइन कन्वेंशन, जिसका भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं उसका साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड क्या दिया है, डिस्टेंस, प्लेस एट अ डिस्टेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, और एक वॉल से, मतलब एक वॉल है और ये कॉन्वेक्स लेंस दिया है ऐसे, वॉल से दूर है कितना, इसका फोकल लेंथ है f 10 सेंटीमीटर, और ये कितना दूर है इससे 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर दूर है। इमेज हमेशा कोई किसी स्क्रीन पे बनता है, इमेज हमेशा किसी स्क्रीन पे बनता है। तो यहाँ पे स्क्रीन क्या है, ये वॉल, ये जो वॉल दिख रही है वही हमारा स्क्रीन है। तो ये जो v दिया है एक्चुअली में, सॉरी, ये जो वॉल का डिस्टेंस दिया है एक्चुअली में v है और हमें u बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 1/10 इक्वल्स 1/12 माइनस 1/u, अल्टी पल्टी, 1/u इक्वल्स 1/12 माइनस 1/10,
यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। 5 - 6 तो -1/60 सेंटीमीटर। तो u क्या आ गया हमारा, -60 सेंटीमीटर, और यही आना चाहिए था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर होता है एंड इमेज उधर फॉर्म होता है। ओके, डन। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, इज डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक, एंड एक और तरीके से मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन। अब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन डाइवर्जिंग लेंस। सो डाइवर्जिंग लेंस क्या क्या है उसके रूल्स, चलिए देखते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे फोकस से कट के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि अगर ये रे पीछे आती तो फोकस को कट करती। सेकेंड रूल क्या है, वैसे पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस सच अ वे दैट अपीयर्स टू कट द फोकस। और सेकेंड रूल है, इफ इट कम्स एज डाइवर्जेंस that it cuts to the focus, it in reality what happened, असल में क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो फोकस को कट करते हुए निकल रही है। ठीक, तो डाइवर्जेंट रे विच आर सीम्स टू कट द फोकस रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स ऑल, यहाँ तक। दो, एक और बच गया है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके निकल जाता है, चलिए देखते हैं। तो द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट पास कर जाती है। ये है एंड हमारा लेंस ऐसे, बस यही है, नथिंग एल्स। तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स के मदद से हमें इमेज फॉर्म करना है, किससे, डाइवर्जिंग लेंस से। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना नहीं है, बस दो केसेस है इसमें, या तो इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखें, या तो फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखें। तो तीनों रूल्स हमने देख लिए, अब हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, चलिए करते हैं। बट स्टडी मटेरियल देखने से पहले हम लोग खुद से ही इमेज फॉर्मेशन करने का ट्राई करते हैं, चलिए। तो क्या है हमारे पास, एक डाइवर्जिंग लेंस, अब इसके दो फोकस, दो सेंटर, या 2f डैश, 2f, f डैश एंड f, ओके। अब ऑब्जेक्ट एक रखेंगे इन्फिनिटी पे, दो ही केस हो सकते हैं पॉसिबल, इन्फिनिटी और फोकस के बीच कहीं भी रख दीजिए, एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, दो केस। क्या बस दो ही पढ़ना है? हाँ, दो ही पढ़ना है, खुश हो जाओ। तो चलिए देखते हैं। एक आया रे पैरेलल, तो ऐसे डाइवर्ट करेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे, और लेकिन ये लगेगा कि यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा। ठीक, क्या लग रहा है कि कहीं फोकस पे आके ये मीट करेगा, असल में तो ऐसे जा रहा है, लेकिन लगेगा यहाँ पे मीट कर रहा है। तो जब ऐसा लगने लगे कि हाँ पीछे कहीं जाके मीट करेगा, कि अपीयर्स लगे, तो वो हमेशा वर्चुअल बनता है। तो नेचर एंड पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज,
पहला क्या है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट दूसरा एट फोकस, तीसरा हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। ये था पहला केस एंड सेकंड केस देखेंगे अब। अब हम लोग क्या रखेंगे, ये 2f है, ये f डैश है, ठीक। यहाँ पे है हमारे डाइवर्जिंग लेंस, सही है, डाइवर्जिंग लेंस। एंड अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, तो ये ऐसे डाइवर्ट करेगा और ये फोकस को कटते हुए इधर, फोकस को इधर रखो, फोकस। एंड दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ही वापस। एंड देखो यहाँ पे ये कट कर रहा है इमेज, जहाँ से गया एकदम बिना डेविएट किए ये चला जाएगा, लेकिन लगेगा कि ये पीछे आके इस पे मीट करेगा, ठीक। तो पहला क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा क्या है, स्मॉल स्मॉल इमेज। एंड तीसरा क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। आपका केसेस खत्म इसमें। तो आगे देखते हैं। पहला केस है जब ये इन्फिनिटी पे रखा हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा फोकस पे। एंड क्या होगा, एट फोकस, वर्चुअल डायरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। एंड सेकंड केस में क्या है कि जब फोकस और इसके बीच में रखेंगे, सॉरी फोकस के इधर रखेंगे, तो ये यहाँ पे रखेंगे इमेज, यहाँ पे। तो ये बनेगा, यहाँ से रे पास करेगा एंड वापस यहाँ स्मॉलर देन डिमिनिश बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा और बिटवीन फोकस सी एंड एफ बनेगा। तो ये थे आपके सारे केसेस यहाँ पे कवर होते हैं। एंड आगे देखते हैं, एक पावर ऑफ लेंस बच गया है। एक्चुअली कॉनकेव लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो चीज़ देख लेते हैं, फिर पावर ऑफ लेंस देखेंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो कहाँ कहाँ यूज़ है, स्पेक्टिकल्स बनाने में, वो कैमरा का वो डोर के ऊपर जो लगा रहता है छोटा सा देखने वाला, वो गैलीलियन टेलीस्कोप बनाने में, और क्या है स्पायरो होल बनाने में इन द डोर। कॉनकेव मिक्स विथ कॉनकेव लेंस मेक हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें लेंसेज यूज़ होते हैं। तो हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में ये सब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। तो ये यूजेस हैं, आपको याद रखना है ये सब। एंड अब आता है पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस होता क्या है, पावर ऑफ अ लेंस बताता है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना, वो उसका डाइवर्जिंग पावर या कन्वर्जिंग पावर कितना है उस लेंस का,
तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया जाता है फिजिक्स के टर्म में कि 1/f in meters, 1 by focal length in meter. Power of lens is defined as the reciprocal of the focal length in meters. ठीक, it is denoted by P. It is formula नहीं लिखे, 1 P equals 1/f in meters. ठीक, its unit is diopter. जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, वैसे ही पावर ऑफ लेंस का डिओप्टर होता है। ठीक है, ओके, फॉर्मूला आ गया। तो P इक्वल्स 1/f इन मीटर्स। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लेंस हो तो कुछ नहीं, सबका जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहीं नहीं भूलना है, हर जगह साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि क्या बनेगा और इसको पैकअप करते हैं। सो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ फोकल लेंथ दिया है 0.5 मीटर। ठीक, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लेंस इन डिओप्टर्स। तो पावर निकालना है, पावर कैसे निकालेंगे, 1/f इन मीटर्स। मीटर्स में तो पहले है, तो f की जगह लिखेंगे 0.5, 1/0.502 2 डिओप्टर। आंसर। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। एंड अगर आप यहाँ तक बने रहे हमारे साथ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सब कुछ सीख लिया है। और आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अरे कैसे नहीं समझ आएगा, मुझे तो समझ आया ना। और भी लोग हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया है या 9th पास कर लिया है, तो उन्हें तो समझ आया, मतलब आपको भी आएगा। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू ऑल।